हेलो बच्चों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो आपके समक्ष टॉपिक प्रस्तुत हुआ है कई मानने में काफ़ी महत्वपूर्ण है हर एक एग्जाम व्यू से। ठीक है, इसमें हम हर एक बात पे विस्तारपूर्वक चर्चा करेंगे और वो सारे जो है पहलू पर विचार करेंगे जो अब तक अछूता था। तो चलिए देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। यहाँ पर जो हम कर रहे हैं क्वेश्चन पेपर क्लास 10वीं CBSE सोशल साइंस यानी सामाजिक अध्ययन का जो हमारे समक्ष क्वेश्चन आया है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। और अगला क्वेश्चन जो आया है काफ़ी महत्व रखता है और ये क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम व्यू से बोर्ड एग्ज़ाम के अंतर्गत काफ़ी महत्वपूर्ण है। और हमारा क्वेश्चन है कि स्थानीय पर्यावरण और आसपास के समुदाय के स्वास्थ्य पर खनन गतिविधियों के प्रभावों का विश्लेषण करें। देखा जाए तो इसका प्रभाव कुछ कम नहीं होता है। जो खदान खोदने वाले व्यक्ति होते हैं और उनके द्वारा ली जाने वाली धूल और हानिकारक धूल उन्हें जो है फुफ्फुस रोगों के प्रति संवेदनशील बनाता है। यानी देखा जाए तो इनको रिस्पिरेटरी कई तरह के डिसीज़ हो जाते हैं, क्योंकि आपको पता है वो उसी ही क्षेत्रों में काम कर रहे होते हैं जहाँ पर धूल कण जो है उड़ रहे होते हैं और जिनके कारण उनके मस्तिष्क में जो है नाखों के द्वारा ये फुफ्फुसियों सिरे में जाते हैं और वहाँ पर ये जम से जाते हैं, जिनके कारण उनको कई तरह के जो है श्वास के संबंधी बीमारी हो जाता है। अगर आप भी किसी क्षेत्र में धूल कण वाले काम करते हो या धूल कण में जाते हो तो जर्नल सी बात देखना कि आपको भी इसी प्रकार का जो है प्रॉब्लम आएगी। और ये कोई बड़ी बात नहीं, बहुत आम है। देखा जाए तो हमारे देश में धूल कणों से तो हमारा सदैव ही दो चार हाथ होता ही रहता है। चारों तरफ रोडों देखो टूटे हुए रहते हैं, तो उनके धूल कण जो है हमारे नाकों में जाना और देखा जाए तो फेफड़े से संबंधी बीमारी होना एक स्वाभाविक बात है। एक परीक्षण के अनुसार मैं बता दूं कि भारत में फेफड़ों से बीमारियों से ग्रस्त होने वाली की संख्या दुनिया में सबसे अधिक है। कारण क्या है कि भारत में आज भी धूल कण जो है मनुष्य के जो है शरीरों में जाते हैं और उनको कई तरह की बीमारियों से जो है ग्रसित कर देते हैं। देखा जाए अगर दूसरे पॉइंट की तरफ नज़र करें तो कोयला खदानों में बाढ़ और आग खनिकों के लिए लगातार खतरा बनी रहती है। देखिए, आपने देखा ही होगा कि भारत में कई क्षेत्रों में कोयला खदानें हैं और वहाँ पर जो कोयला खोदने वाले होते हैं उन्हें कई बार जो है पूरे टनल में जो है पानी भर जाने का खतरा बना रहता है, यानी उसमें बाढ़ आ जाता है। और कई बार ये भी देखने को मिला है कि जो कोयला की खदानें होती है उसमें आग भी लग जाती है, जिसके कारण न जाने कितने जो है श्रमिकों की मृत्यु हो जाती है। और भारत में अक्सर ऐसा देखने को मिलता ही रहता है। कभी जो है टनल में काम करने वाले व्यक्ति फंस जाते हैं, कभी उनमें आग लग जाती है, कभी उनको सांस की दिक्कतें आ जाती है। तो इस तरह की समस्या भारत में कंटिन्यू लगी रही है। देखा जाए तो तथ्य यह है कि खदान सबसे खतरनाक नौकरी में से एक है, क्योंकि इसमें देखा जाए जो व्यक्ति खदानों में काम करते हैं सबसे अधिक खतरनाक है। खदानों से आमतौर पर बहुत सारे अवशिष्ट के उत्पादन के साथ पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव भी पड़ता है। अब ये सोचते होंगे कि खदानों से सिर्फ हमें अच्छे मटेरियल्स ही मिलते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। कहते हैं हर चीज़ के साथ कुछ नकारात्मक प्रभाव भी होते हैं, जो कि स्वास्थ्य के साथ साथ जो है हमारे देश के लिए भी सही नहीं होता, हमारे समाज के लिए भी सही नहीं होता है। उसके पश्चात अगले पॉइंट पे अगर आप नज़र डालो तो कहते हैं स्थानीय वनस्पति और जीवों में व्यवधान और स्थानीय जल स्रोतों का प्रदूषण एक आम बात है। यानी देखा जाए तो खनन के कारण जो है जो वनस्पति आसपास होते हैं, जो जीव जंतु होते हैं, उन पे भी प्रभाव सामान्य तौर पर देखा जा सकता है। जिस प्रकार आपके शरीर पे प्रभाव पड़ता है इन खननों के, उसी प्रकार उन वनस्पति यानी पेड़ पौधों को भी पड़ता है और जीवों में भी इसी तरह की बीमारी भी आम हो जाती है। और यहाँ तक ये वनस्पति और जीवों को तो नुकसान पहुँचाती ही है, प्लस देखा जाए तो स्थानीय जल स्रोतों को भी काफ़ी प्रदूषित कर देती है। कई क्षेत्रों में नदियाँ बह रही होती है और उन क्षेत्रों में खनन होते हैं, जिनके कारण नदियाँ भी प्रदूषित होती रहती है। इसके लिए भारी मात्रा में ऊपरी मिट्टी को हटाने की आवश्यकता हो सकती है, जिससे कटाव, आवास की हानि और प्रदूषण हो सकती हैं। तो देखा जाए तो भारत में इस तरह की समस्याएँ आम हैं और ये देश के लिए भी चिंता का सबब भी है। लोगों को सावधानी के साथ सरकार को चाहिए कि इसमें जो उनको मदद करें और जितना हो सके खनन जो कार्य हैं उनके लिए जो सरकार काफ़ी संवेदनशील रहे। इन खतरों से तभी बचा जा सकता है जब हम समझदार रहें, सिस्टमैटिक रूल रेगुलेशन के साथ कार्य किया जाए। क्योंकि जर्नल सी बात है, अगर आप किसी टनल में जाते हो और वहाँ पर खदानों में खुदाई होती है
तो धूल कण का निकलना एक स्वाभाविक बात है और इससे बीमारी भी होना एक साधारण सी बात रहता है। इवन कि जीव जंतुओं पर भी इसका प्रभाव जो है छूता नहीं रहेगा, जीव जंतुओं पर भी इसका प्रभाव हमें सामान्य तौर पर देखने को मिल सकता है। तो देखा जाए तो ये क्वेश्चन एग्जाम व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है, और समझ के लिए भी ज़रूरी है। और इस क्वेश्चन पेपर के अंतर्गत हमारा अगला क्वेश्चन जो आया है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है और यहाँ क्वेश्चन है कि प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए गैर पारंपरिक संसाधन सबसे अच्छा विकल्प है। इस कथन को उदाहरण के साथ सिद्ध करें। देखिए ये क्वेश्चन कई मायने में महत्वपूर्ण रहता है एग्जाम व्यू से कि प्राकृतिक संसाधन के संरक्षण के लिए गैर पारंपरिक साधन सबसे अच्छा विकल्प है। आपको सिर्फ इतना बात का ध्यान रखना है, समझना है कि गैर पारंपरिक साधन का क्या विशेषताएं होती है। क्वेश्चन यहाँ पर बेशकली घुमाए या कुछ भी करे, आपको मेन बात समझ में आना चाहिए। यहाँ पर अगर जनरली देखा जाए तो प्राकृतिक संसाधन संरक्षण के लिए जो है गैर पारंपरिक संसाधन का यहाँ पर विशेषताओं का अध्ययन करना है, समझना है। कई बार आपको आंसर पता होगा, इसका आंसर भी आपको पता होगा, लेकिन आपको क्वेश्चन ही समझ में नहीं आता होगा। अगर इसी के रूप में अगर मैं एक बात कहूँ कि नवीकरणीय स्रोत और नवीकरणीय स्रोत के बारे में पढ़ा ही होगे तो थोड़ा कुछ दिमाग में क्लैरिटी जरूर आ जाता होगा इसके रिगार्डिंग। क्योंकि गैर पारंपरिक संसाधन जो है जो हमें प्राकृतिक से मिला है, जो प्राकृतिक रूप से होती है, ठीक है, जो आपको एक बार यूज़ करने के बाद आप दोबारा इस्तेमाल कर सकती हो। यानी गैर पारंपरिक संसाधन का अर्थ होता है कि जिस चीज़ों का जो है एक बार आप प्रयोग कर लेते हो उसका दोबारा उपयोग कर सकती हो। जैसे जल होता है, अगर आप उसको उपयोग करते हो दोबारा रिसाइकल हो जाता है। उसी प्रकार हवा भी होती है। तो ये सारे सोर्स ऐसे होते हैं जो गैर पारंपरिक संसाधन के अंतर्गत आते हैं। उसी रूप में देखा जाए तो देखिए जो टाइड एनर्जी होती है या पवन ऊर्जा की आप बात करते हो, सोलर एनर्जी की बात करते हो, ये कभी ख़त्म नहीं होने वाला एनर्जी है जो हमेशा प्राकृतिक में बना रहेगा। और इसका सबसे अधिक फ़ायदा ये रहता है कि ये प्रदूषण भी नहीं फैलाता है, इसलिए इसे हम इको फ्रेंडली भी कह सकते हैं। चलिए ये तो मैं जनरल बात आपको समझाने की कोशिश कर रहा था जिससे क्वेश्चन आपको क्लैरिटी आ जाए। अब इस क्वेश्चन के अंदर का आंसर यहाँ पर त्रिपान स्टडी सेंटर ने क्या रखा है उस बात पे हम एनालाइज कर लेते हैं। यहाँ पर है पहला यही बात आती है कि प्राकृतिक संसाधन को संरक्षण के लिए गैर संसाधन सबसे अच्छा विकल्प है। इसमें कोई दो राय नहीं है। प्राकृतिक संसाधन अगर चाहते हो, संरक्षण करना चाहते हो तो इसके लिए गैर पारंपरिक साधन सबसे महत्वपूर्ण अच्छा विकल्प है। कहते हैं गैर पारंपरिक स्रोतों को ऊर्जा को नवीकरणीय स्रोत के रूप में जाना जा सकता है। आपने पढ़ा भी होगा नवीकरणीय संसाधन और नवीकरणीय संसाधन। तो इसी के अंतर्गत जो है गैर पारंपरिक स्रोत जो है ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत के रूप में जाना जाता है। ऊर्जा के गैर पारंपरिक स्रोतों को उदाहरण के रूप में अगर हम देखें तो सौर ऊर्जा आता है। सौर ऊर्जा तो आपको पता ही होता है कि सन से जो हम प्राप्त करते हैं, सूरज से जो हम प्राप्त करते हैं। जैव ऊर्जा जो जीव जंतुओं के अवशिष्टों से मिलता है हमें। ज्वारीय ऊर्जा की बात करें तो ज्वारीय ऊर्जा को टाइड एनर्जी भी कहते हैं। और ये ज्वारीय ऊर्जा जो होती है हमेशा अमावस्या के दिन होती है, क्योंकि अमावस्या के दिन जो है पृथ्वी को जो है चांद आकर्षित करती है, जिनके कारण जो है पानी में टाइड उठती है, बड़े बड़े लहरें उठती है और इससे जो है हम बिजली उत्पादन करते हैं। इसलिए इसको हम ज्वारीय ऊर्जा भी कहते हैं। और इसका जो है पुराने समय में बड़े बड़े जहाजी जो है इसका इस्तेमाल करते थे। पवन ऊर्जा की तो आप जानते ही होंगे कि जब तेज़ हवाएं चलती है तो पवन चक्की घूमती है और इससे ऊर्जा उत्पन्न होती है और इसे विद्युत भी आप बहुत ही यूज़ कर सकते हो। भूतापीय ऊर्जा के बारे में आपको कुछ हद तक नॉलेज होगा। आपको पता है कि भारत में कई क्षेत्रों में जो है गर्म पानी के सोता है और गर्म पानी के सोता से जो होता है भाप निकलती है और इसका इस्तेमाल हम बिजली उत्पादन में कर सकते हैं। यानी देखा जाए तो भूतापीय ऊर्जा जो है पृथ्वी के लिए महत्वपूर्ण है। उसके पश्चात आता है प्राकृतिक गैस आदि शामिल है। तो देखिए प्राकृतिक गैस तो आपको पता है जो नेचुरल गैस आजकल हर जगह यूज़ हो रहा है, CNG, LPG, तो ये तो हम मानव निर्मित है और इसको बना भी सकते हैं हम, और ये कभी ख़त्म ना होने वाले संसाधन हैं। तो देखा जाए आज हमें जो है इस तरह के संसाधनों का जो है अधिक से अधिक उपयोग करना चाहिए, क्योंकि ये फ्यूचर के लिए जो है एक अच्छा फ्यूल साबित हो सकता है। अगर हम अभी से इन फ्यूलों को अगर ना संरक्षण करें, ना बचा सके, तो ये काफ़ी जो है महत्वपूर्ण ये बनेगा। क्योंकि जो संसाधन हमारे ख़त्म होने के कगार पे है, जैसे पेट्रोलियम, डीजल, कोयला,
तो उसके जगह पर जो है यही ऊर्जा जो है स्थान ग्रहण कर सकती हैं। तो इसलिए इन संसाधनों को पहचान करना और इनके रख रखाव के लिए जो है योजनाएं बनाना सरकार का प्राथमिकता होना चाहिए। और वह अक्षय और नवीनीय है, इसलिए ऊर्जा का सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है। ये अक्षय का मतलब होता है कि कभी ख़त्म न होने वाले हैं, और नवीकरणीय है जिनका एक बार इस्तेमाल करने के बाद आप दोबारा उपयोग बखूबी कर सकते हो। तो इसलिए ये ऊर्जा जो है प्राकृतिक के लिए सबसे महत्वपूर्ण और जो है इको फ्रेंडली बन सकता है। देखा जाए तो ऊर्जा के संसाधनों का इष्टतम उपयोग पर्यावरणीय प्रभावों को कम करता है, क्योंकि हम जितना भी ऊर्जा संसाधनों का इष्टतम उपयोग करेंगे पर्यावरण पर इसका प्रभाव जो है बहुत कम रहता है, और गैर पारंपरिक संसाधन पारंपरिक स्रोतों के उपयोग की तुलना में न्यूनतम माध्यमिक अपशिष्ट उत्पन्न करता है। देखा जाए तो नवीकरणीय संसाधन का सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर एक और बात रहती है कि इससे जो है अपशिष्ट बहुत ही कम उत्पन्न होता है। पवन ऊर्जा का अगर आप उपयोग करते हो, चाहे कोई भी ऊर्जा का इस्तेमाल करते हो, तो इससे जो है प्रदूषण नहीं फैलता है। अगर कोयला आप जलाओगे तो इससे कोयला से जो होगा धुआं उत्पन्न होगा, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी। इवन कि अगर पेट्रोल का भी आप दहन करते हो तो इससे भी अपशिष्ट बहुत अधिक मात्रा में निकलता है। लेकिन अगर प्राकृतिक गैसों का इस्तेमाल करते हो तो इससे किसी भी प्रकार का जो है अपशिष्ट बाहर नहीं निकलता है, जिसके कारण ये आने वाला समय के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ईंधन के रूप में देखा जा सकता है। ऊर्जा की बढ़ती खपत के परिणाम स्वरूप देश कोयला, तेल और गैस जैसे जीवाश्म ईंधन पर अधिक निर्भर हो गया है। ये तो आपको पता ही होगा कि पूरा विश्व जो है कोयला, पेट्रोल, तेल, गैसों पर जो है निर्भर है, क्योंकि इसी से जो है बड़े बड़े वाहन चलते हैं। और देखा जाए तो इन वाहनों को चलने से जो है जो गैस निकलती है उसे कई प्रकार के जो है बीमारियां भी उत्पन्न होती हैं। लेकिन फिर भी पूरे विश्व में जो है आज कोयला, तेल और गैसों का इस्तेमाल जो जीवाश्म ईंधन से बनते हैं उसका उपयोग धड़ल्ले से लोग कर रहे हैं। जीवाश्म ईंधन का मतलब आप समझ सकते हो कि देखिए पेट्रोल, डीजल जो बने हैं जीवाश्म ईंधनों के कारण बने हैं। ये वो जीव जंतु जो थे जो लाखों साल पहले किसी कारणवश धरती में दब गए थे, मर गए थे, जिनके अवशिष्ट से जो है जीवाश्म ईंधन बना है, और इसको बनने में लाखों करोड़ों साल लग जाते हैं। कोयले का भी कुछ इसी प्रकार से जो है निर्माण हुआ है, जो लाखों साल पहले पेड़ पौधे जल गए, धरती में दब गए, जिनको लाखों करोड़ों साल के बाद जो है इनको प्राप्त किया जा सकता है। तो इनको बनने में कम से कम लाखों साल लग जाते हैं। तो आप समझ सकते हो कि हमारे लिए जो है ऊर्जा का पारंपरिक संसाधन कितने महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। तेल और गैस की बढ़ती कीमतें और उनकी संभावित कमियों ने भविष्य में ऊर्जा आपूर्ति की सुरक्षा के बारे में अनिश्चितता बढ़ा दी है, जिसके परिणाम स्वरूप राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के विकास पर गंभीर असर पड़ता है। और ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि यहाँ समस्या भविष्य के लिए जो है बहुत बड़ी खड़ी हो सकती है, और हो सकता है ऊर्जा के संसाधनों के रूप में हम जो नवीकरणीय स्रोत है इसका उपयोग हम कर सकें। देखा जाए तो कम कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन के कारण प्राकृतिक गैस को पर्यावरण के अनुकूल ईंधन माना जाता है, क्योंकि कम कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन जो है प्राकृतिक गैस के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है, और इससे जो है किसी प्रकार का प्रदूषण न होना काफ़ी महत्वपूर्ण बनाता है। इसे वायु प्रदूषण या पर्यावरण क्षरण नहीं होता है, और इस प्रकार ये जो है वर्तमान सदी का ईंधन है। यानी देखा जाए तो इसे हम फ्यूचर ईंधन भी कह सकते हैं, क्योंकि आने वाला समय में आपने देखा ही होगा कि इन चीज़ों का उपयोग अधिक से अधिक होगा। नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन प्रौद्योगिकियों ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के कम करने और पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों को प्रतिस्थापित करके ग्लोबल वार्मिंग को कम करने का भी एक उत्कृष्ट अवसर प्रदान कर सकता है। यानी जो ग्लोबल वार्मिंग हमारे पृथ्वी पर हो रहा है उसका कहीं ना कहीं विकल्प जो है हमारा नवीकरणीय स्रोत ही है, जिसका उपयोग करके हम ग्लोबल वार्मिंग को कम कर सकते हैं। अगर ग्लोबल वार्मिंग को हम कम नहीं करें तो आने वाला समय में जो है बहुत सी बीमारियों से हम दो चार हाथ कर सकते हैं। इसलिए चाहिए कि सरकार इस तरह के जो है ईंधनों का प्रोत्साहन बढ़ाएं, और जितना हो सके अपने देश में जो है इसको इंस्टॉल किया जाए, जिससे आने वाला समय में जो है हम जो ईंधन जैविक ईंधन होते हैं उससे हम बच सके, जो जीवाश्म ईंधन होते हैं उनसे बच सके, और हम जो है प्राकृतिक ईंधनों का उपयोग करके अपने देश को भी सुरक्षित करें। और कहते हैं गैस से जो प्रदूषण से जो हमारे बीमारियां हो रही है उससे भी बचा जा सके। आज कई ऐसे राज्य हैं जहां पर इतनी प्रदूषण फैल जाती है जहां पर सांस लेना भी इंसानों के लिए संभव नहीं है। तो हो सकता है कि ये
आने वाला फ्यूचर में उस राज्य के लिए ये ईंधनें काफ़ी उपयोगी सिद्ध हो। तो कहते हैं फ्यूचर की बात ना करके हमें आज से ही इस पे कार्य करने की ज़रूरत है। इस तरह का ईंधनों को जो है प्रोत्साहित करने की ज़रूरत है, और प्रोत्साहित करने के साथ इसको सस्ता भी किया जाए, जिससे आम गरीब बंदे भी इसका इस्तेमाल बखूबी कर सकें। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात रखता है यहाँ पर। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया, अच्छा लगा और चाहते हो कि और भी क्वेश्चन आपको इसी प्रकार प्राप्त होता रहे, जरूर सब्सक्राइब करके जरूर अपने मोबाइल में सेव कीजिए। और सेव करने से भी महत्वपूर्ण बात होता है कि इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि शेयर कीजिएगा तभी दूसरे बच्चों का केयर होगा। देखिए दोस्तों, त्रिपाण स्टडी सेंटर जो क्वेश्चन आपके समक्ष लाता है, इसमें कोई इतनी अधिक जो है टेक्नोलॉजी फुल नहीं होती है, लेकिन क्वेश्चन यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। क्योंकि यहाँ पर टेक्नोलॉजी बेसिकली आपको देखने को ना मिलता हो, साधारण ही है, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन की गुणवत्ता बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये विश्वास किया जाता है कि एग्जाम व्यू से भी ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। कोई भी विशेषज्ञ से पूछिएगा ये क्वेश्चन क्यों महत्वपूर्ण है, तो आपको हर कोई इस क्वेश्चनों को जो है काफ़ी महत्वपूर्ण बताएगा। और हमारे समक्ष अगला क्वेश्चन जो आया है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। और यहाँ क्वेश्चन है कि एक अधिक तर्कसंगत और कुशल प्रणाली बनाने वाले शासक के रूप में आप नेपोलियन का मूल्यांकन कैसे करोगे। देखिए, यहाँ पर अगर क्वेश्चन यहाँ पर घुमा दिया गया है, लेकिन फिर भी अगर चाहो तो आप इसको साधारण रूप में देख सकती हो। यहाँ पर आपसे ये पूछ लिया गया है कि नेपोलियन ने कौन कौन से सुधार किए हैं। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन देखिए, एक अधिक तर्कसंगत और कुशल प्रणाली बनाने वाले शासक के रूप में आप नेपोलियन का मूल्यांकन कैसे करोगे, उपयुक्त उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। तो क्वेश्चन पहले तो आपको समझ में आएगा नहीं, लेकिन साधारण तौर पे आप अगर समझोगे तो यहाँ पर नेपोलियन ने जो राजनीति में बदलाव किए थे, जो उसने सुधार किए थे, एग्जामिनर ने वो क्वेश्चन पूछा हुआ है। यहाँ पर क्वेश्चन बेसिकली घुमा दिया गया है, आपको समझ से थोड़ा सा अलग कर दिया गया है, लेकिन समझना चाहोगे तो बहुत आसान है कि नेपोलियन का जो है राजनीति में सुधार क्या क्या किया गया, उसके बारे में विस्तार पूर्वक आपको बताना है। अब हम आंसर की तरफ अगर नज़र करें तो कहते हैं 1804 का नागरिक संहिता, यानी जो यहाँ पर कहा जाता है 1804 में नागरिक संहिता जो नेपोलियन के द्वारा तैयार किया गया था, जिसे आमतौर पर नेपोलियन कोड भी कहते हैं, नेपोलियन संहिता के रूप में भी जाना जाता है, इसे हम नेपोलियन कोड के रूप में जानते हैं, ने संपत्ति का अधिकार सुरक्षित किया। नेपोलियन ने सबसे पहले जो सुधार किया था वो किया था संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित करना, कानून के समक्ष समानता स्थापित की और जन्म के आधार पर सभी विशेष अधिकार हटा दिए। ये इसकी सबसे बड़ी सुधार प्रणाली थी। उसने संपत्ति का अधिकार सुरक्षित किया और कानून के समक्ष समानता स्थापित की और जन्म के आधार पर सभी विशेष अधिकार को हटा दिया। जन्म के आधार पर सभी विशेष अधिकार हटाने का अर्थ ये हुआ कि जैसे आपके माता पिता का सारा धन दौलत आपका ही हो जाता है, नेपोलियन ने इस बात को कैंसिल कर दिया। अब जो है संपत्ति का अधिकार उनको मिलता था जो माता पिता की सेवा करते थे। सेवा करने वालों में एक लड़की भी हो सकती थी, बेटी भी हो सकती थी, एक नौकरानी या एक नौकर भी हो सकता था। तो इसने इस बात को जो है हटा दिया कि जन्म के आधार पर सभी विशेष अधिकार को नेपोलियन ने हटा दिया, जिसको 1804 के नेपोलियन कोड के रूप में जाना जाता है। इवन देखें तो फ्रांसीसी नियंत्रण वाले क्षेत्रों में नेपोलियन संहिता का पालन किया गया, यानी जो क्षेत्र नेपोलियन के अधीन थे उन क्षेत्रों में इस जो नेपोलियन कोड जो 1804 को बनाई गई थी, हर क्षेत्र में जो है इसका पालन किया गया, क्योंकि वो सारे क्षेत्र जो थे नेपोलियन के अधीन थे। नए व्यावसायिक कारीगरी किसानों और श्रमिकों ने नई नई स्वतंत्रता का आनंद लिया। इससे बहुत से लोगों को काफ़ी खुशी मिली, जैसे कि नए व्यवसायियों को काफ़ी प्रोत्साहन मिला, कारीगरों को काफ़ी उत्साह मिला, किसानों को काफ़ी राइट्स दी गई और श्रमिकों ने नई नई स्वतंत्रता का आनंद लेना शुरू कर दिया, क्योंकि जो 1804 नेपोलियन कोड थी वो इनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हुए। इवन देखिए तो इटली, जर्मनी, स्विट्जरलैंड और डच गणराज्य जैसे फ्रांसीसी नियंत्रण वाले क्षेत्रों में किसानों के जागीरदारी से मुक्त कर दिया गया। किसानों को जो है भूदास प्रथा से मुक्ति दे दी गई और समावर्ती व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। प्रशासनिक विभाजन को भी सरल बना दिया गया। देखा जाए तो नेपोलियन ने यहाँ पर काफ़ी महत्वपूर्ण सुधार किए
और ये सिर्फ अपने क्षेत्र जिसमें नियंत्रित थे उस क्षेत्र में इन्होंने काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान दिया। फ्रांसीसी नियंत्रण क्षेत्र देखा जाए तो इटली, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, डच गणराज्य थे, जहाँ पर नेपोलियन ने जागीरोदय से मुक्त कर दिया। किसानों को जो जागीरदारों को जो कर देते थे इससे मुक्ति मिल गई। किसानों का जो भूदास प्रथा से मुक्ति मिली, क्योंकि पहले किसान जो थे अपने ही भूमि पर एक दास के रूप में कार्य करते थे, क्योंकि वहाँ पर जागीरदार जो होते थे उनके सारे संपत्ति पे, सारे भूमि क्षेत्र पर अपना अधिकार कर लेते थे, और जिस कारण से जो है किसान अपने ही भूमि पर दासों की तरह जो है व्यवसाय करते थे। तो नेपोलियन के यहाँ सुधारों से सबसे अधिक अगर सुधार हुआ तो किसानों को हुआ, जिनके कारण समाती व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया और प्रशासन विभाजन को भी सरल बना दिया गया। देखा जाए तो कस्बों में गिल्ड प्रतिबंध हटा दिए गए। जो कस्बों में गिल्ड प्रतिरोध लगाए गए थे उन सभी को हटा दिया नेपोलियन ने। संचार और परिवहन प्रणाली में भी काफ़ी नेपोलियन ने सुधार करके दिखाया। कहते हैं एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में माल और पूंजी की आवाजाही और विनिमय को सुविधाजनक बनाने के लिए जो है माल के छोटे पैमानों के उत्पादनों और व्यापारियों को यह एहसास होना शुरू हुआ कि सामान्य राष्ट्रीय मुद्रा होना जरूरी है। मानकीय माप, वजन और सामान्य कानून बहुत मददगार थे, जो नेपोलियन ने बेखूबी लागू किया। क्योंकि आपको पता ही होगा कि कोई भी सामान पहले के समय में जो है हाथों से मापी जाती थी, अंदाजे से जो है लगाए जाते थे, तो ये पद्धतियाँ काफ़ी सुविधाजनक नहीं थी। कहते हैं दूसरे देशों में अगर व्यापार करना था तो उसके लिए एक मापदंड होना जरूरी है, और यहाँ पर नेपोलियन ने सबसे बड़ा सुधार यही किया कि उसने माप तौल के प्रणालियों को जो है एक सिस्टमैटिक बनाया। यानी देखा जाए तो सामान्य राष्ट्रीय उसने मुद्रा बनाया, मानकीकृत माप बनाई, वजन और सामान्य कानून बहुत ही उसके लिए मददगार साबित हुआ। तो देखा जाए तो नेपोलियन ने यहाँ पर प्रशासनिक सुधार करने में अपना हर संभव कोशिश किया, और इसी कोशिश के कारण हमें बहुत सी नई चीज़ों का जो है देखने को मिला। तो यहाँ नेपोलियन के सुधार काफ़ी महत्वपूर्ण थे, और नेपोलियन के जो 1804 कोड थे वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण थे। और इस क्वेश्चन के अंतर्गत अगला क्वेश्चन जो हमारा आया है काफ़ी महत्वपूर्ण है एग्जाम व्यू से। हमारा क्वेश्चन यहाँ है कि वर्ष 1815 में वियना कांग्रेस में रूढ़वादियों द्वारा लिए गए निर्णय का विश्लेषण कीजिए। देखिए क्वेश्चन यहाँ पर क्लियर है। 1815 में वियना कांग्रेस में रूढ़वादियों ने जो निर्णय लिया था उन बातों का हमने क्या करना है, विश्लेषण करना है, एनालाइज करना है। तो क्वेश्चन तो आपको समझ में आ ही गया होगा। अगर इस पे आंसर पे भी हम नज़र डालें तो देखा जाता है कि चार महान यूरोपीय शक्तियाँ, चार महान जो उस समय यूरोपीय शक्ति थी, जिनमें ब्रिटेन, रूस, पेर्शिया और ऑस्ट्रिया के प्रतिनिधि, जिन्होंने सामूहिक रूप से नेपोलियन को हराया था। देखिए नेपोलियन को हराना कोई आम बात नहीं था, क्योंकि नेपोलियन के पास हर तरह के सुविधाजनक बातें थी, और इसको हराने के लिए उस समय चार महान देशों ने जो है नेपोलियन के खिलाफ यहाँ संघर्ष चलाया था। और वो देश थे ब्रिटेन, रूस, पेर्शिया और ऑस्ट्रिया, और इन्होंने मिलकर जो है नेपोलियन को हराया था। यूरोप के लिए एक समझौता करने के लिए वियना में मिले। यानी देखा जाए तो चारों देश जो हैं यूरोप के एक समझौता करने के लिए जो है सारे के सारे जो है वियना में मिले। यानी देखा जाए तो वियना में एक फैसला किया गया था नेपोलियन के विरुद्ध। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण थे। कांग्रेस के मौजवानी ऑस्ट्रियाई चांसलर ड्यूक्स मेंटिच ने की थी। यानी देखा जाए तो कांग्रेस के मेजबानी जो किया था ऑस्ट्रिया का चांसलर ड्यूक मेटरनिच ने की थी। यानी ये काउंसलर थे जिन्होंने सभी चीज़ों का प्रतिनिधित्व किया था, और इसका परिणाम जो था 1815 के वियना संधि थी। यानी देखा जाए तो 1815 में इन चारों देशों ने एक संधि पे हस्ताक्षर किया था, और इसका जो है चांसलर थे कांग्रेस के मौजवानी करने वाले ऑस्ट्रिया का ड्यूक मेटरनिच थे, जिन्होंने इसका जो है मौजवानी की थी। यानी इनके ही संरक्षण में ये कार्य संपन्न हुए थे, और इसके उद्देश्य ये थे कि नेपोलियन युद्ध के दौरान यूरोप में आए परिवर्तन को प्रवृत्त करना और नेपोलियन द्वारा उखाड़ फेंकी गई राजशाही को बहाल करना और यूरोप में एक नई रूढ़वादी व्यवस्था बनाना था। यानी देखा जाए तो इन सभी मीटिंगों का एक ही उद्देश्य था
कि नेपोलियन द्वारा जो शहर में बदलाव किए गए थे उन सभी बदलावों को जो है बदलना था। यानी नेपोलियन युद्ध के दौरान यूरोप में आए परिवर्तनों को परिवर्तित करना था और नेपोलियन द्वारा उखाड़ फेंकी गई राजशाही को फिर से बहाल करने की बात रखी गई थी। यानी चारों देशों ने इसी बातों पर ध्यान दिया था। यूरोप में एक नई रूढ़िवादी व्यवस्था बनाने की भी बात इसमें रखी गई। देखा जाए तो बेबनोस राजवंश जो कि फ्रांसीसी क्रांति के दौरान पदस्थ थी, यानी देखा जाए तो फ्रांसीसी क्रांति के दौरान जो थी बेबनोस राजवंश जो थी पदस्थ थी को सत्ता में बहाल किया जाए। पदस्थ का मतलब होता है पद से मुक्त थी, यानी उस समय वो पद पे नहीं थी, राजवंश नहीं थी, तो उनको दोबारा से जो है उन क्षेत्रों में बहाल करना ये प्रमुख 1815 का जो है गतिविधि थी। फ्रांस ने नेपोलियन के अधीन सबसे अपने कब्जा वाले क्षेत्रों को खो दिया था, तो उसको भी पुण्य प्राप्त करने की बात रखी गई थी कि फ्रांस ने नेपोलियन के अधीन अपने कब्जे वाले क्षेत्र को जो है पाना था। भविष्य में इसके विस्तार को रोकने के लिए फ्रांस की सीमाओं पर राज्य की एक श्रृंखला स्थापित की गई। यानी देखा जाए तो 1815 की बात में ये बात भी रखी गई कि भविष्य में इसके विस्तार को रोकने के लिए फ्रांस की सीमाओं पर राज्यों की एक श्रृंखला स्थापित की गई थी। और इस बात को अगर हम उदाहरण के साथ देखें तो नीदरलैंड का राज्य जिसमें बेल्जियम भी शामिल था उत्तर में स्थापित किया गया था। यानी नीदरलैंड का राज्य भी इसी समय स्थापित की गई थी, जो बेल्जियम में पहले शामिल था, उत्तर में इसको स्थापित किया गया। जिनेवा के दक्षिण में पीडमोंट में भी जोड़ दिया गया और प्रेशिया को उसकी पश्चिम सीमा पर क्षेत्र दिए गए। ऑस्ट्रिया को उत्तरी इटली का नियंत्रण दिया गया। नेपोलियन द्वारा स्थापित 39 राज्यों का जर्मन परिसंघ अछूता रह गया। यानी देखा जाए तो जो नेपोलियन ने कार्य किया था उसको जो यहाँ पर 29 राज्यों का जर्मन परिसंघ में अछूता रखा गया, जो काफ़ी महत्वपूर्ण था। देखा जाए तो पूर्व में रूस को पोलैंड का हिस्सा दिया गया था, जबकि प्रेशिया को सैक्सनी का एक हिस्सा दे दिया गया। इस प्रकार 1815 में स्थापित रूढ़िवादी शासन निरंकुश थे और वो आलोचनाओं और असहमता को बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। उन्होंने निरंकुश सरकारों को बदलता पर सवाल उठाने वाली गतिविधियों पर अंकुश लगाया। तो देखा जाए यहाँ पर काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे एग्जाम व्यू से। और यहाँ पर जो क्वेश्चन पेपर के अंतर्गत हमारा अगला क्वेश्चन जो आया है काफ़ी महत्वपूर्ण है और ये क्वेश्चन एग्जामिनरों का काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है। और क्वेश्चन यहाँ पर साफ है कि भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में बहुदलीय प्रणाली की भूमिका का विश्लेषण करें। देखिए, भारत में एक पार्टी का दौर नहीं है। भारत जो है बहुदलीय प्रणाली के रूप में जाना जाता है और ये भारत के लिए बहुत ही काफ़ी महत्वपूर्ण है। कोई भी लोकतांत्रिक देश के लिए जो है बहुदलीय प्रणाली होना एक काफ़ी महत्वपूर्ण बात रखता है। देखा जाए तो कई देश ने लोकतंत्र को अपनाया था, लेकिन वहाँ पर लोकतंत्र व्यवस्था कायम नहीं रख सका। लेकिन भारत एक ऐसा देश है और साथ में इक्का दुक्का और भी देश है जिन्होंने आज़ादी से लेकर अब तक जो है लोकतंत्र व्यवस्था को ही महत्व दिया है। देखा जाए तो भारत जैसी लोकतंत्र व्यवस्था में बहुदलीय राजनीतिक नागरिकों के विविध हितों और आकांक्षाओं के प्रतिनिधित्व करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। क्योंकि बहुदलीय राजनीतिक होने से ये होता है कि कोई एक शासक जो है तनाशाह नहीं हो सकता है। हमारे देश में देखा गया है कि एक शासक जो है हमेशा तनाशाह नहीं रहा है, लेकिन ये बात भी यहाँ पर हजम करने योग्य भी नहीं है कि भारत में सिर्फ दो पार्टी की ही राजनीतिक उभरी है, एक तो कांग्रेस और एक बीजेपी। कहते हैं इसकी दौर सदैव ही चलती आ रही है, जिसके कारण हमेशा ये ऑप्शन बना रहता है कि कभी कांग्रेस जीतेगी तो कभी बीजेपी का दौर चलेगा, और ये सही नहीं है। कहते हैं जब यहाँ पर लोकतांत्रिक देश है और यहाँ पर बहुदलीय राजनीतिक प्रणाली है तो यहाँ पर कई पार्टियों का बनना भी सुनिश्चित करता है, और ये देखा जाए तो बहुदलीय होने का नुकसान भी है। लेकिन बात है यहाँ पर लोकतंत्र देश में बहुदलीय प्रणाली की भूमिका पर, तो कहते हैं बहुदलीय प्रणाली का प्रतिस्पर्धी और गतिशीलता राजनीतिक माहौल की अनुमति देती है कि राजनीतिक माहौल के अंतर्गत बहुदलीय प्रणाली की जो है अपनी गतिविधियाँ चलती है।
जहां विभिन्न विचारधाराओं और एजेंटों वाले दलों ले सकते हैं और मतदाताओं के समर्थन के लिए प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं। यानी देखा जाए तो भारत में एक कंपटीशन बन जाती है। लेकिन भारत में आज कंपटीशन की सबसे अच्छा इन्होंने तोड़ निकाल लिया है राजनीतिक पार्टियों ने कि जो पार्टी जितना फ्री करती है जनता उसी को ही चुनती है। अब देखा जाए तो ये राजनीतिक पार्टी की चापलूसी है कि आम जनता की न समझदारी है। इस पे तो जनता स्वयं समझती होगी और राजनीतिक पार्टी स्वयं जानती होगी कि जो इन्होंने फ्री करने का विचारधारा रखा है, जिससे इनकी एजेंडा होती है, वही सरकार हमेशा ही जो है सरकार बनाती है। तो ये तो गलत है। देखा जाए तो कुछ समय में जिन क्षेत्रों में इलेक्शन हुई है वहाँ पर इन्हीं चीज़ों को मुद्दा बनाया गया है। आज मुद्दा शिक्षा नहीं है, न रोड की प्रॉब्लम है, आज तो सिर्फ लालच है फ्री की। जो सरकार फ्री कर रही है उनके तरफ जो है जनता का रुख चल दी है, जो सही नहीं है। कहते जहाँ पर फ्री है उसी तरफ हवा चलती है। तो ऐसी व्यवस्था नहीं होना चाहिए, क्योंकि कहते हैं बहुदलीय प्रणाली होना हमारे देश के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। और उससे भी महत्वपूर्ण बात है कि हमारा देश लोकतंत्र को मानता है, यानी जनता का राज। और जनता को समझदार होना ज़रूरी है। कहते हैं हमें अपने देश को बढ़ाना है, देश को जो है विकसित करना है, न कि अपनी लालच में देश को बर्बाद करना है। कहते हैं आज देखा जाए तो हर सरकार कहती है कि रोज़गार देंगे, गरीबी दूर करेंगे, लेकिन कोई भी सरकार से आज तक नहीं हो सका। हम आज़ादी के कितने जो है 75वें साल भी मना ले रहे हैं, लेकिन हमसे अभी तक वो अचीवमेंट प्राप्त नहीं कर सके हैं जो दूसरे देशों ने प्राप्त कर चुके हैं। हमारे साथ कई देश आज़ाद हुए थे, लेकिन वो कहाँ से कहाँ पहुँच गए और हम जहाँ के हैं वहीं पे अभी रह गए हैं। कई पार्टियों की मौजूदगी किसी एक पार्टी की अधिकतम शक्तिशाली और प्रभावशाली बनने के खिलाफ नियंत्रण संतुलन भी प्रदान कर। देखिए बहुदलीय प्रणाली होने का ये सबसे महत्वपूर्ण फ़ायदा होती है कि एक पार्टी की मौजूदगी के कारण एक पार्टी जो है प्रभावशाली नहीं हो सकती है और उसका वर्चस्व नहीं चल सकता है। कहते हैं कई पार्टी होने से ये होता है कि कोई भी सरकार तनाशाह नहीं होता है, उसको जब चाहे हम उखाड़ के फेंक सकते हैं। तो हमारे समक्ष दूसरा पार्टी भी विकल्प के रूप में खड़ी रहती है। तो ये बहुदलीय प्रणाली होने की सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ आता है। देखा जाए तो यह प्रणाली विभिन्न प्रकार के हितों और विचारों को राजनीतिक प्रतिनिधित्व का जो है आनंद लेने की अनुमति भी देता है, क्योंकि यहाँ पर हमें हर पार्टी की अपनी विचारधारा रहते हैं और हर विचारधारा से हमें अवगत होने का जो है समय मिलता है, टाइम मिलता है कि हम अपना प्रतिनिधि जो है अच्छे से अच्छे चुन सकें। लेकिन मैंने वही बात बताई कि आज के समय में राजनीतिक पार्टी में देखा जाए या इलेक्शन में देखा जाए तो बहुत ही गलत कार्य होते हैं। इस बात का इलेक्शन कमीशन को भी जोर देना चाहिए। आज देखिए कहीं भी इलेक्शन हो वहाँ पर शराब बांटे जाते हैं, कपड़े बांटे जाते हैं, पैसे बांटे जाते हैं और जो जितना अधिक बांटता है उसकी जीत होती है। तो ये निष्पक्ष चुनाव नहीं हुआ और इस पे जो है इलेक्शन कमीशन को जोर देना चाहिए, क्योंकि हम तभी आनंद ले सकते हैं डेमोक्रेसी कंट्री का जहाँ पर जो है सुचारू रूप से इलेक्शन किया जाए और तभी फायदा होगा बहुदलीय प्रणाली होने का। लेकिन यहाँ पर इलेक्शन कमीशन भी सब कुछ जानते हुए भी कुछ भी कार्य नहीं करती है। कहते हैं कई बार इलेक्शन में गलत भाषाओं का भी उपयोग किया जाता है, लेकिन इलेक्शन कमीशन सिर्फ धमकी देती है, चुनौती देती है और एक पत्र लिख के दे देती है, लेकिन करती कार्रवाई नहीं है। लोग कई जिम्मेवारों के बीच चयन कर सकते हैं। इसे देखिए अगर बहुदलीय होने से ये होता है कि कई उम्मीदवारों के बीच में आप अपने अच्छे उम्मीदवार को चुन सकते हो। इस प्रणाली के माध्यम से विभिन्न और विविध दल समाज के वर्गों की प्रतिनिधित्व कर सकते हैं और सत्ता एक ही पार्टी के हाथों में समाहित नहीं होती है। तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। इस प्रणाली के माध्यम से विभिन्न दल समाज के वर्गों को प्रतिनिधित्व कर सकते हैं और सत्ता एक ही पार्टी के हाथों में सीमित नहीं रहती है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात रहता है। भारत देश में देखा जाए तो विशाल विविधता और बहुलता के कारण इस प्रणाली को अपनाया गया है, क्योंकि भारत एक विशाल देश है और देखा जाए तो जनसंख्या में भी नंबर 1 है। इन्हीं सब कारणों से जो है भारत में इस प्रणाली को जो है महत्ता और भी बढ़ जाती है। दोस्तों यहाँ पर बात तो सब सही है, बहुदलीय प्रणाली की बहुत ही विशेषता है,
लेकिन कुछ कमियां हैं जिनको सरकार को दूर करने की चाहिए और नागरिकों को भी सोच समझ के अपना प्रतिनिधि चुनने की ज़रूरत है। कहते हैं लालचों में आकर चुनना ये कहीं का भी समझदारी नहीं रहता है। हमारा देश महत्वपूर्ण है, डेमोक्रेसी है, बहुदलीय प्रणाली को विश्वास रखती है, तो हमें उसी प्रकार का जो है आनंद भी लेना चाहिए। इलेक्शन में कभी भी जो लालच दे, पैसे बांटे, शराब बांटे, कपड़े बांटे, उनसे कभी भी आप इलेक्शन में उनको न जिताएं, क्योंकि ऐसे जिताने से वो लोग आपको ही बाद में कहेंगे कि आपने मुझे फ्री में नहीं जिताया है, आपको हमने बहुत कुछ दिया है, तब जाके इलेक्शन में आपने मुझे वोट दिया है। तो आपको भी बोलने का यहाँ मौका नहीं रह जाता है। अगर आप निष्पक्ष चुनाव करते हो, करवाते हो और करते हो, तो आपको जो है ऐसे गवर्नमेंट को बोलने का भी अधिकार है और इसको उखाड़ फेंकने का भी अधिकार होता है, क्योंकि ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। और इस क्वेश्चन पेपर के अंतर्गत हमारा अगला क्वेश्चन जो आया है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, समझ वाली है। और क्वेश्चन है कि एक किसान ने एक साहूकार से उच्च ब्याज दर पर पैसा उधार लिया था। देखिए, ये तो पुराने समय में एक चलता हुआ प्रथा है। जो एक किसान ने साहूकार से उच्च ब्याज दर पर पैसा उधार लिया था, क्योंकि वह ब्याज का भुगतान नहीं कर सका। उसे साहूकार से उधार लिए गए ब्याज की राशि का निपटान करने के लिए दूसरे जमींदार से उधार लेने के लिए मजबूर होना पड़ा। बताइए कि इस स्थिति में उसे किन परिणामों का सामना करना पड़ सकता है। देखिए, क्वेश्चन यहाँ पर क्लियर है, सिर्फ समझने की ज़रूरत है। क्वेश्चन यहाँ पर यही है कि एक किसान ने उच्च दर पर जो है किसी साहूकार से जो है उधार लिया उसने, और उसमें उसको नुकसान हो गया किसान का, और ऋण की जो राशि थी, उधार की जो राशि थी, ब्याज की जो राशि थी, उस साहूकार ने अधिक से अधिक बढ़ा दिया। अब इस सूरत में क्या हुआ, उसको दूसरे जमींदार से जो है उधार लेना पड़ा। अब देखिए, ये किसान जो है दोनों तरफ से फंस गया। पहले साहूकार से लिया वो तो अधिक ऋण दिया ही दिया, अब दूसरे साहूकार से भी ऋण लिया उसको देने के लिए, तो कहते हैं उस साहूकार के चंगुल में भी फंस गया और इस साहूकार के चंगुल में भी फंस गया। अब इस कंडीशन में उस किसान की क्या दुर्दशा होगी, ये हमारे देश की बहुत बड़ी विडंबना है। लोन कहते हैं ना तो पुराने समय में सही था और न ही आज के समय में, क्योंकि लोन की प्रथा जो चलती आ रही है, कहते हैं उनका सूरत वही है, सिर्फ देने वाले बदल गए हैं। पहले लोन जो होता था बड़े बड़े साहूकार दिया करते थे और उच्च दर ब्याज पे। आज जो है बड़े बड़े फाइनेंस कंपनियां जो है लोन की प्रथा चला रखी हैं, और ये भी लोगों को जो है अपने चंगुल में फंसाने के लिए हर समय कॉल करते रहते हैं। और जो व्यक्ति इनके कॉल में फंस गए, जो इनसे एक बार लोन ले लिए, फिर तो उनका सत्य में जयते कर देती हैं। क्योंकि आज तो चलिए किसानी क्षेत्र तो ख़त्म होती चली जा रही है, आज आम व्यक्ति लोन लेने के लिए तैयार रहते हैं हर समय, कभी टीवी के लिए, कभी फ्रिज के लिए, कभी कूलर के लिए, तो कभी कुछ के लिए। लेकिन एक बार अगर आप लोन ले लेते हो और समय पे नहीं चुका पाते हो, तो ये फाइनेंस कंपनियां क्या करती है, वो सामान को भी आपसे छीन के ले जाएगी जिसका आपने आधे पेमेंट भी दी थी प्लस किस्त भी चुकाई थी, और साथ में आपको कुछ सालों के बाद परेशान ये करेंगे कि आपके सामान मैंने बेचा लेकिन मुझे उसमें नुकसान भोगना पड़ा, जिसके कारण आपको जो है पैसे हमें चुकाने पड़ेंगे, तभी आपको एनओसी मिलेगा। यहाँ पर देखा जाए तो एनओसी का मतलब होता है नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, और ये सर्टिफिकेट के नाम से जो है आपको प्रताड़ना करेंगे और बार बार आपको परेशान करेंगे, कॉल करेंगे। तो देखिए, बात वही है, पहले के साहूकार हो या आज के फाइनेंस कंपनियां हो, दोनों का काम एक ही है कि आम इंसानों के जो है अच्छे से निचोड़ना होता है। कहते हैं पहले भी प्रथा बदली नहीं है, ना आज बदली है। पहले किसान जो है इनसे लोन लेते थे, लेकिन आज लोन की प्रथा तो हर एक आम व्यक्ति कर रहे हैं, और फाइनेंस कंपनियां जो है एनओसी के नाम पर आम लोगों को ठग रहे हैं, उनको धमकियां दे रहे हैं। और धमकियां किसी को देते हैं, हम तो ये बात अदालत में लेके जाएंगे क्योंकि आपने डॉक्यूमेंट साइन किया था। आपको पता ही होगा कि जब इनसे कोई लोन लेने जाओ या कोई फाइनेंस करवाने जाओ, तो ये ना अपने पास से निकाल के एक बुकलेट पकड़ा देते हैं, और बुकलेट पे इतने छोटे छोटे अक्षरों में 1000 पन्ने होते हैं, जितना उतना पढ़ना भी एक आम इंसान के लिए संभव नहीं होता। और जब पढ़ने लगो तो कहते सर हमारे पास टाइम नहीं है, हमारे कस्टमर बैठे पड़े हैं। अब इस कंडीशन में फंसाने का कैसे धंधा इन्होंने चला दिया है, और यही क्वेश्चन समझाता है। क्वेश्चन तो आपने समझ ही लिया होगा
कि एक किसान ने एक साहूकार से उच्च ब्याज दर पर पैसा उधार लिया था। क्योंकि वह ब्याज का भुगतान नहीं कर सका, उसे साहूकार से उधार लिए गए ब्याज की राशि को निपटान करने के लिए दूसरे जमींदार से उधार लेने के लिए मजबूर होना पड़ा। अब बताइए कि स्थिति में उसे किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। तो कहते हैं किसी ऋण जाल में फंस गया, यानी ये जो किसान है ऋण जाल में फंस गया, जो मैं अभी समझा रहा था। पहले साहूकार लोग फंसाते थे, आज फाइनेंस कंपनियां फंसाती हैं। और आप देखिएगा कि सरकार इस पर कंट्रोल नहीं करती है। आए दिन आपको ना कॉल आते रहते हैं फाइनेंस कंपनियों से, कि या मैसेज आते रहते हैं कि आप इस पर लोन ले लीजिए, उस पर लोन ले लीजिए। और बैंक वाले तो हद से अधिक परेशान करते हैं। एक बार आपके अकाउंट में थोड़ा पैसा अधिक क्यों ना चला हो गया हो, फाइनेंस कंपनियां और ये बैंक वाले तो आपको जीने तक भी नहीं देंगी। और उन अपने ऋण जाल में आपको फंसाने के लिए हर संभव कोशिश करते रहते हैं। यानी ये किसान जो था, जर्नलिस्ट देखा जाए तो ये किसान ऋण जाल में फंस गया। वो ऐसी स्थिति में जहां वह अपना कर्ज चुकाने में सक्षम नहीं होगा, क्योंकि अनौपचारिक क्षेत्र किसान द्वारा चुना गया ऋण का स्रोत था, जहां ब्याज दर कम उच्च था। तो देखा जाए ये किसान जो है एक ऋण जाल में फंस गया है। अब देखा जाए तो कोई उचित दस्तावेज नहीं मंगाया गया, ये सबसे बड़ा उसकी गलती थी कि कोई उचित दस्तावेज नहीं मांगा गया, किसी भी नियम और विनियम का पालन नहीं किया गया। ऋणदाताओं को अक्सर दंडित किया जाता था और उनके साथ भी जो है दुर्व्यवहार भी किया जाता था। तो जर्नल सी बात है, ये तो सच्चाई है। और इस प्रकार के ऋण को अनौपचारिक स्रोत का मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना ही है। आज देखिए कोई भी कंपनियां हो, कोई भी फाइनेंस कंपनियां हो, सबका एक ही कार्य होता है, लाभ कमाना। चाहे आम लोगों को जैसे मर्जी उनको सताना पड़ जाए, चाहे अदालत की धमकी देना पड़ जाए, चाहे कानून का जो है धमकी देना पड़ जाए। आज कानून जो है इन्हीं फाइनेंस कंपनियों के साथ चलती है और साथ रहती है। क्योंकि अगर फाइनेंस कंपनियों को ये अधिकार दिया गया है एनओसी के रिगार्डिंग, तो ये भी तो होना चाहिए ना कि सामान अगर आप बीच में उठा कर ले जाते हो, किस्त नहीं चुकाया जाता है, उठा कर ले जाते हो, तो उसके बारे में बताओ, उसी समय बताओ, या 10 दिन में बताओ, 2 दिन में बताओ। जब आप सामान लेकर चले गए, किस्त भी आपने ले लिया कुछ हद तक और डाउन पेमेंट भी भरवाया, फिर दोबारा आपको एनओसी के नाम पर धमकाने की क्या ज़रूरत है? क्या भारत सरकार इसमें कोई कदम नहीं उठा सकती? क्या हमेशा किसानों को और आम इंसानों को ये बड़े बड़े साहूकारों और फाइनेंस कंपनियों से हमेशा प्रताड़ना मिलती रहेगी? ये बहुत बड़ा विडंबना है दोस्तों। आज देखा जाए तो आज सरकार की शक्ति को दिखाकर, कानून की धमकी के दिखाकर जो है बड़े बड़े फाइनेंस कंपनियां जो है आम लोगों को लूट रही है। देखा जाए तो उसे निम्नलिखित परिणामों का सामना करना पड़ सकता है। यानी एक बार जब ऋण जाल में ये किसान फंस गया, उसके बाद उसको कुछ परिणामों का सामना करना पड़ेगा, तो उसमें कोई दो राय नहीं है। पहला परिणाम तो यही होगा, किसान को साहूकार द्वारा भेजे गए लोगों से निरंतर उत्पीड़न होना पड़ेगा और शारीरिक क्षति को सामना भी करना पड़ सकता है। जैसे मैंने अभी बताया आपको कि एक बार अगर आप लोन ले लेते हो, लोन पूरी तरह से नहीं चुका पाते हो, तो कंपनियां आपको मैसेज करेगी, कॉल करेगी और कहेगी कि आपको मैं अदालत में ले जाऊंगा, अदालत में आपको 2-2, 3-3 लाख रुपये भरने पड़ेंगे, जबकि आपकी औकात 10,000 का भी नहीं होगा। तो पहले किसान जो है साहूकार द्वारा भेजे गए लोगों से उत्पीड़न होंगे, और आज फाइनेंस कंपनियां भी अपने लोग को भेजते हैं बार बार धमकी देने के लिए कि भाई आपको पैसा देना पड़ेगा। और शारीरिक क्षति भी सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि जब भी कोई आपके सामने कुछ बोलेगा तो जनरल सी बात है, कोई गलत बात बोलेगा तो गुस्सा तो चढ़ता ही है। तो इन कारणों से जो है शारीरिक क्षति भी हो सकती है। वो नियमित ब्याज भुगतान करने या उधार ली गई पूरी राशि चुकाने में सक्षम नहीं होगा, क्योंकि जब एक बार राशि ले ली जाती है तो उसको चुकाना संभव नहीं होता है, क्योंकि मुश्किल पड़ जाता है। कहते हैं ना, एक बार अगर किस्त टूट जाती है, एक बार अगर ब्याज आप धनराशि नहीं देते हो, तो उसका सीक्वेंस ही बिगड़ जाता है। और सच्चाई है, कहते हैं ब्याज लेना बहुत ही दुष्कर्म कार्य रहती है, क्योंकि एक बार अगर इसका रिदम टूट गया ना, तो फिर उसको जुड़ना संभव नहीं रहता है। इसे महत्वपूर्ण तनाव, चिंता के साथ साथ संभावित शारीरिक चोट भी लग सकती है। आपने देखा होगा कि जो किसान ने ऋण लिया था, आज आधुनिक युग में की बात मैं कर रहा हूँ, उन्होंने कई लोगों ने तो फांसी तक भी लगा ली, क्योंकि उनको पता था कि ऋण अगर ना चुका पाया तो ये जो है हमें बहुत प्रताड़ना देंगे, शारीरिक उत्पीड़न करेंगे और हमें बहुत तरह के जो है कानूनी धमकी देंगे। इसलिए देखा जाए तो कई क्षेत्रों में, भारत के कई क्षेत्रों में किसानों ने आत्महत्या कर लिया, और ये देश की सबसे बड़ा विडंबना है। लेकिन फिर भी सरकार की नींद नहीं खुली कि आखिर उन किसानों ने क्यों फांसी लगाया। क्या ऋण लिया था इसके लिए? क्या कंपनी उनको प्रताड़ना दे रही है इसके लिए? कहते सरकार की नींद इसलिए नहीं खुलती है क्योंकि इन कंपनियों से सरकार को बहुत ही मुनाफा होता है,
बहुत ही फ़ायदा पहुंचता है। देखा जाए तो मूल ऋण चुकाने के लिए किसी अन्य जमींदार से उधार लेने से किसान के लिए ऋण का एक चक्र बन सकता है, क्योंकि देखा जाए तो उसने दूसरे जमींदार से जो ऋण लिया है उससे एक नया चक्र बन सकता है। खासकर यदि दूसरे ऋण पर ब्याज दरें भी अधिक हो तो वो और भी जो है चंगुलों में फंसते चला जाएगा। पहले एक साहूकार के चंगुल में फंसा है, अब दूसरे जो है साहूकार के चंगुल में फंसेगा। तो ये बहुत बड़ी विडंबना है। देखा जाए, चलिए उस समय राजा महाराजा का समय था तो हम कुछ कह नहीं सकती, लेकिन आज हमारा देश डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है और यहाँ जनता की राज है, तो यहाँ पर बहुत कुछ किया जा सकता है। सरकार इन पर अगर पहलू करे, अच्छे विचारधारा सामने लाएं, तो इन किसानों को जो है आत्महत्या से बचाया जा सकता है और कई आम इंसानों को जो है इस तरह के उत्पीड़न से सुरक्षित किया जा सकता है। देखा जाए तो पुण्य भुगतान के लगातार दबाव और ऋणदाताओं के उत्पीड़न के कारण किसान को मानसिक तनाव, चिंता, अवसाद जैसी व्यक्तिगत परिणामों का अनुभव हो सकता है, जो जर्नली सी बात है। मानसिक तनाव, चिंता, अवसाद जैसी व्यक्तिगत परिणामों का अनुभव हो सकता है और किसान आत्महत्या भी कर सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, और इससे एक जीवन का भी जो है खत्मा हो सकती है। तो देखा जाए तो एक बार अगर आप ऋण जाल में फंस गए तो सदैव के लिए फंस जाओगी। इसलिए कहते हैं कि ऋण न लो, कहते हैं अपनी इच्छाओं को इतना ही सीमित रखो जितने कि आप रख सकती हो। आज ऋण लेने का मतलब वही होता है, जैसे किसान के ऋण के चक्र में फंस गया है, उसी प्रकार आज के समय में आप फाइनेंस कंपनियों के कुछ चक्र में फंसने के बाद बाहर निकलना बहुत ही दुष्कर्म कार्य हो सकता है। तो इसी के साथ हमारा ये टॉपिक ख़त्म हो जाता है। देखा जाए तो एग्ज़ाम व्यू से टॉपिक बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण था और समझ के लिए भी बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण था और आम जीवन के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण था। और हमारा अगला क्वेश्चन जो आया है काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन है स्वयं सहायता समूह, यानी देखा जाए तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। SHGS सेल्फ हेल्प ग्रुप है। काफ़ी स्वयं सहायता समूह गरीबी को ख़त्म करते हैं और महिलाओं को सशक्त बनाते हैं। इसको आप उपयुक्त उत्तर देकर सब पुष्टि करना है कि ये बात सही है। क्या SHG का जो यहाँ पर परफॉर्मेंस जो है गरीबी ख़त्म करना और महिलाओं को सशक्तिकरण करना है, तो इसी पे आपको एनालाइज करना है। और यहाँ ग्रुप है स्वयं सहायता समूह यानी SHGS, जो काफ़ी महत्व रखता है। स्वयं सहायता समूह गरीबों को बचत और आय सृजन करने के मामले में आत्मनिर्भरता में मदद करता है। देखिए, स्वयं सहायता समूह का एक सबसे महत्वपूर्ण यहाँ कार्य बनता है कि वो गरीबों की मदद करता है, पैसे की बचत करने में मदद करता है और आय को सृजन यानी आय को बनाने के लिए, आय कमाने के लिए जो है उसको आत्मनिर्भर करने में मदद करता है। और वह देखा जाए तो कम ब्याज दर पर बैंकों जैसे औपचारिक स्रोतों के ऋण की सुविधाओं का लाभ उठाती हैं। कौन उठाते हैं? गरीब लोग। और गरीब लोग जो है ऋण लेके जो है अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकती हैं। और ये कौन सहायता करवाता है? स्वयं सहायता समूह। वे कम ब्याज दर पर बैंक जैसे औपचारिक स्रोतों से ऋण की सुविधाओं का लाभ उठाते हैं और वो संपार्श्विक की मांग नहीं करती हैं, इसलिए गरीबों द्वारा इस तक पहुंचा आसान है। यानी देखा जाए संपार्श्विक का मतलब होता है कि विशेष डॉक्यूमेंट की ये मांग नहीं करती हैं और इससे जो है गरीब आसानी से इस ऋण तक पहुंच सकता है और इस ऋण को ले सकता है। लेकिन देखा जाए तो ये कहाँ तक सार्थक है, इसके बारे में त्रिपान स्टडी सेंटर कोई पुष्टि नहीं करता है, क्योंकि जर्नल सी बात है, कोई भी लोन लेने वाला कंपनी, देने वाला कंपनी हमेशा ही अपना लाभ कमाती है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। बेशक ही स्वयं सहायता समूह जो है गरीबी को ख़त्म करने का प्रयास कर रही है। अगर ये गरीबी ख़त्म करने का प्रयास कर रही होती तो आज भारत में इतनी गरीबी नहीं होती। और महिलाओं को सशक्तिकरण बनाना, कहते हैं ऋण दे देने से सशक्तिकरण नहीं हो सकता भारत में। महिलाओं को सशक्तिकरण करना है तो हमें समाज को जगाना है, समाज जागेगी तभी जो है महिलाओं को जो है आगे का रास्ता खुलेगा। लेकिन फिर भी यहाँ पर स्वयं सहायता समूह जो है काफ़ी मदद कर रही है कि बैंकों से औपचारिक स्रोतों की ऋण सुविधाएं जो है लाभ उठा सकते हैं और कोई भी जो ऋण लेना चाहता है संपार्श्विक डॉक्यूमेंट की मांग नहीं करती है, इसलिए गरीब द्वारा इस तक पहुंचना आसान हो जाता है।
स्वयं सहायता समूह विशेष रूप से ग्रामीण महिलाओं के लिए, ताकि उन्हें स्वयं रोजगार के अवसर के माध्यम से आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाया जा सके, सहायता करती है। यानी स्वयं सहायक समूह जो होती है ग्रामीण महिलाओं को काफ़ी सहायता करती है और उनको जो है आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए हर संभव कोशिश करती है। साक्षरता दर सदर को बेहतर स्वास्थ्य देखभाल और बेहतर परिवार नियोजन जैसे अन्य विकास का कार्यों को बेहतर बनाने में मदद भी करती है। यानी देखा जाए तो स्वयं सहायता समूह जो है साक्षरता दर अधिक बढ़ाने में मदद करती है, बेहतर स्वास्थ्य देखभाल में मदद करती है, बेहतर परिवार नियोजन की तरफ अपना कार्य करती है। तो यहाँ पर देखा जाए तो SHG का जो है बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पर कार्य है गरीबों के लिए। चलिए, ये तो था गरीबों के लिए। अब देखते हैं जो है इसमें जो है महिलाओं के लिए क्या कदम उठाए हैं। इसके अंतर्गत देखा जाए तो पहला पॉइंट आता है आर्थिक सशक्तिकरण। आर्थिक सशक्तिकरण का मतलब यही होता है कि SHGS जो है महिलाओं को किफ़ायती दरों पर बचत करने और ऋण प्राप्त करने के लिए एक मंच प्रदान करता है, जो उन्हें छोटे व्यवसाय शुरू करने और विस्तार करने में सक्षम बनाता है, जिससे जीवन स्तर में सुधार हो सके। यानी देखा जाए तो यहाँ काफ़ी महत्वपूर्ण अपॉर्चुनिटी है कि SHG जो है महिलाओं को किफ़ायती दरों पर बचत करने और ऋण प्राप्त करने के लिए एक मंच जो है देता है, जो उन्हें छोटे से छोटे व्यवसाय करने में सक्षमता मिलती है और उसको जो है अधिक सुधार किया जा सकता है। उसके पश्चात देखें कौशल विकास। कहते हैं भारत में SHG महिलाओं को कौशल विकास और प्रशिक्षण के लिए अवसर प्रदान करने में भी सफल रहे हैं। प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से महिलाओं को सफल व्यवसाय शुरू करने और चलाने के लिए आवश्यक कौशल लैस किया जाता है। कि आज देखिए महिलाओं को सशक्तिकरण करने के लिए SHG के अंतर्गत बहुत से जो है प्रशिक्षण कार्य शुरू किए गए हैं, जिसका एक ही मकसद होता है महिलाओं को जो है स्वयं लंबी बनाना, यानी आत्मनिर्भर बनाना, जिससे कि वो अपना जीवन स्वयं ही चला सके, खुद ही अपना इनकम जो है कमा सके। तो यहाँ पर देखा जाए तो SHGS ने काफ़ी महत्वपूर्ण पहल किया है महिलाओं के लिए, और ये सारे जो है ग्राम क्षेत्रों में रह रहे महिलाओं के लिए जो है ऋण प्रदान भी किया जाता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है महिलाओं का सशक्तिकरण करने के लिए। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है सामाजिक सशक्तिकरण। महिलाओं को एक साथ आने, अपने अनुभव साझा करने और एक दूसरे का सक्षम करने के लिए एक मंच प्रदान करके SNG ने महिलाओं को अपने जीवन के जिम्मेवारियों लेने और अपने समुदाय में सक्रिय भागीदार बनने के लिए सशक्त बनाया है। देखा जाए तो यहाँ पर काफ़ी महत्वपूर्ण बात बताई गई है कि महिलाओं के एक साथ आने, अपने अनुभव को साझा करने और एक दूसरे को समर्थन प्राप्त करने के लिए एक मंच प्रदान किया जाता है। इससे सामाजिक सशक्तिकरण होता है और महिलाएं जो है हर क्षेत्र में बढ़ चढ़कर भाग ले सकती है और समाज में अपनी जिम्मेदारी को निभा सकती है। तो यहाँ पर देखा जाए तो SHG का पहल जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है और इससे जो है महिलाओं को सशक्तिकरण किया जा सकता है। तो यहाँ पर देखा जाए तो गरीबी के अंतर्गत भी और महिलाओं के विकास हेतु भी SHG ने काफ़ी महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। तो ये क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम व्यू से काफ़ी महत्व रखता है और एग्ज़ाम में आने के चांसेस रहते हैं, तो आप इसको अच्छे से ज़रूर करना, लिख भी लेना, समझना भी। और इस क्वेश्चन पेपर के अंतर्गत हमारा अगला क्वेश्चन जो आया है काफ़ी महत्वपूर्ण है और एग्ज़ाम व्यू से भी महत्व रखता है। और क्वेश्चन यहाँ पर साफ है और क्लियर है कि विनिर्माण क्षेत्र को सामान्य और आर्थिक विकास की रीढ़ की हड्डी मानी जाती है। भारत के संदर्भ में कथन की परीक्षण करें। देखिए, विनिर्माण क्षेत्र यानी मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र जो होते हैं हमारे भारत देश के लिए और आर्थिक विकास के लिए एक रीढ़ की हड्डी के समान है। कहते हैं विनिर्माण क्षेत्र अगर नहीं होंगे तो भारत का विकास नहीं हो पाएगा। ये क्या बात सही है? देखा जाए तो विनिर्माण सेक्टर जो होती है वो काफ़ी महत्वपूर्ण होती है और देखा जाए तो भारत नहीं किसी भी देश के लिए और आर्थिक विकास के लिए रीढ़ की हड्डी मानी जाती है। तो देखा जाए तो विनिर्माण क्षेत्र का अपना एक विशेष स्थान है, इसलिए भारत के संदर्भ में ये बात बताई गई है कि भारत के लिए ये रीढ़ की हड्डी हो सकती है। तो यहाँ पर बात कई हद तक सही है। अगर हम आंसरों की तरफ नज़र करें तो विनिर्माण उद्योग न केवल कृषि को आधुनिक बनाने में मदद करता है जो हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है। यानी देखा जाए तो विनिर्माण के कारण ही कृषि को आधुनिकीकरण बनने में मदद मिली है,
जो भारत के लिए रीढ़ की हड्डी है। अगर कृषि को कोई आगे बढ़ाता है तो वो विनिर्माण उद्योग ही है, और कृषि आगे बढ़ती है तो कृषि तो आपको पता ही है कि भारत की अर्थव्यवस्था के लिए रीढ़ की हड्डी के समान मानी जाती है। क्योंकि कृषि नहीं है तो भारत लाचार है, और ये बात शायद बड़े लोगों को समझ नहीं आती है कि जितने हम एग्रीकल्चर में प्रोत्साहन करेंगे उतना देश विकास की उस सीमा तक पहुँचेगा। देखा जाए तो ये काफ़ी महत्व रखता है, बल्कि वो लोग को माध्यमिक और तृतीयक क्षेत्रों में नौकरियां प्रदान करके कृषि आय पर उनकी भारी निर्भरता को भी कम करते हैं। यानी देखा जाए तो विनिर्माण उद्योग जो है कई लोगों को रोजगार भी दे रहे हैं और कई क्षेत्रों में नौकरियों का जो है सृजन भी कर रहे हैं। इसलिए देखा जाए तो कृषि आय पर जो है निर्भरता जो है बहुत ही कम हुआ है, और ये सब मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के कारण ही हुई है। देखिए ये पॉइंट बात इम्पोर्टेंट रखता है। अब हमारे समक्ष कुछ पॉइंट है, 10 पॉइंट है। मैंने इसको छोटा भी करने की कोशिश किया है, बड़ा भी रखने की कोशिश किया है। इन पॉइंटों में से जो आपको सही लगता है, जो आसान लगता है, उसको लिखिए, याद कीजिए और एग्ज़ाम में अच्छे अंक प्राप्त कीजिए, क्योंकि ये आपके लिए महत्वपूर्ण यहाँ पर पॉइंट त्रिपाण इंस्टीट्यूट सेंटर ने रखा है। तो पहला पॉइंट यही बताता है कि विनिर्माण उद्योग कृषि को आधुनिक बनाने में मदद करता है। जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज होते हैं, उद्योग कृषि को आधुनिक बनाने में मदद करता है। तो ये जनरल सी बात है कि आधुनिक बनाने में इसका बहुत महत्वपूर्ण हाथ है। यह कृषि आय पर लोगों की भारी निर्भरता को कम करने में मदद भी करता है और उन्हें द्वितीय और तृतीय क्षेत्र में नौकरियां भी प्रदान करता है। तो ये सब विनिर्माण के कारण ही संभव हो पाता है। आगे देखें तो यह हमारे देश में से जो है बेरोजगारी और गरीबी को निपटाने में भी मदद कर सकता है। विनिर्माण उद्योग जो होती है, जनरल सी बात देखा जाए तो देश से जो है बेरोजगारी, गरीबी को हटाने में भी काफ़ी मददगार साबित हो सकता है, और इसीलिए इसे जो है भारत के लिए रीढ़ की हड्डी कहा जा सकता है। यह आदिवासी और पिछड़े क्षेत्रों में उद्योग स्थापित करके क्षेत्रीय असमानताओं को कम करने में मदद कर सकता है। देखा जाए तो बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ जो लगाई जाती है, इसके कारण आदिवासी और पिछड़े क्षेत्रों में उद्योग स्थापित करके उन लोगों को भी साथ में लेके चला जा सकता है जो आज भी आदिवासी और पिछड़े क्षेत्रों में रहते हैं, और इससे असमानताओं को भी कम करने में काफ़ी मदद मिल सकता है। विनिर्मित वस्तुओं के निर्यात से व्यापार और वजन का विस्तार भी होता है। तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि विनिर्मित वस्तुओं के निर्यात से व्यापार और वर्जनीय का विस्तार भी बखूबी देखने को मिलता है। इवन देखिए तो यह विदेशी मुद्रा लाने में मदद करता है। देखिए कोई भी देश के लिए विदेशी मुद्रा काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि विदेशी मुद्रा का जो है वैल्यू अधिक होती है और इससे देश की अर्थव्यवस्था में मदद मिलता है। और विदेशी मुद्रा जो है भी निर्माण के कारण ही आ सकता है। यानी अगर हम मैन्युफैक्चर के सेक्टर को देखें, मैन्युफैक्चर सेक्टर जो है विदेशों में अपने सामानों को भेजेगी तो विदेशों से जो है भारत जो है विदेशी मुद्रा भारत में आएगी, और भारत में जब विदेशी मुद्रा आएगी तो भारत की इकोनॉमिक अर्थव्यवस्था बढ़ेगा। तो ये कहीं ना कहीं काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान रखता है कि यह विदेशी मुद्रा लाने में जो है भारत को मदद भी करती है। जो देश अपने कच्चे माल को विभिन्न प्रकार के उच्च मूल्य से सुसज्जित के सामने में परिवर्तन करते हुए समृद्ध होते हैं। ये बात तो सत्य है कि जो भी देश अपने कच्चे माल को जो है उसको समृद्ध और दूसरे चीज़ों में परिवर्तित करते हैं वो समृद्ध हो जाते हैं। तो भारत भी अगर कच्चा माल उत्पादन करता है और उसको जो है फैक्ट्रियों में जो है मैन्युफैक्चर करवाता है और उसको विदेशों में भेजता है तो जनरल सी बात है भारत भी समृद्ध हो जाएगा, क्योंकि कच्चे माल का मांग हर एक देश में रहता है, क्योंकि कच्चे माल से ही हम जो है दूसरे सामानों को बना सकते हैं। इसलिए भारत में ही कृषि की प्रावधान सबसे महत्वपूर्ण है और कृषि भारत के लिए एक रीढ़ की हड्डी के समान माना जाता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है यहाँ। उसके पश्चात देखें तो हमारे देश में बेरोजगारी और गरीबी उन्मूलन के लिए औद्योगिक विकास एक पूर्व शर्त है। यानी देखा जाए तो हमारे देश से बेरोजगारी और गरीबी उन्मूलन के लिए औद्योगिक विकास एक पूर्व शर्त के रूप में देखा जा सकता है, और यह आदिवासी और पिछड़े क्षेत्रों में उद्योग स्थापित करके क्षेत्रीय असमानताओं को कम करने में भी मदद करता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि यह आदिवासी और पिछड़े क्षेत्रों में उद्योग स्थापित करके क्षेत्रीय असमानताओं को कम करने में भी मदद कर सकता है। विनिर्मित वस्तुओं का निर्यात व्यापार और वाणिज्य का विस्तार भी करता है और बहुत आवश्यक विदेशी मुद्रा भी लाता है।
तो देखा जाए तो हमारे लिए मैन्युफैक्चर सेक्टर जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है और आने वाला समय में इसका महत्व और बढ़ेगा, क्योंकि ये बेरोजगारी पर भी प्रहार करती है, तो विदेशी मुद्रा भारत में लाने में भी महत्वपूर्ण योगदान देती है। तो यहाँ पर देखा जाए तो मैन्युफैक्चर सेक्टर जो है भारत की अर्थव्यवस्था के लिए एक रीढ़ की हड्डी के समान ही माना जा सकता है। और हमारा अगला क्वेश्चन जो आया है काफ़ी महत्वपूर्ण है एग्जाम व्यू से। देखा जाए तो क्वेश्चन है, राष्ट्रीय और क्षेत्रीय पार्टियों के बीच महत्वपूर्ण अंतर का मूल्यांकन करें और एक क्षेत्रीय पार्टी के लिए राष्ट्रीय पार्टी बनने की आवश्यकताओं के आकलन करें। देखिए क्वेश्चन साफ है, क्वेश्चन यहाँ दो पूछे गए हैं कि राष्ट्रीय और क्षेत्रीय पार्टी के बीच महत्वपूर्ण अंतर का बताना है आपको, और दूसरा क्वेश्चन पूछा गया कि एक क्षेत्रीय पार्टी के लिए राष्ट्रीय पार्टी बनने के लिए आवश्यक शर्त क्या है। तो क्वेश्चन तो आप समझ गए होंगे, जब तक क्वेश्चन नहीं समझते हो आंसर समझना मुश्किल है, ठीक है। तो देखिए राष्ट्रीय दलों और क्षेत्रीय दलों में बीच क्या अंतर होता है। अब यहाँ अंतर को हम एनालाइज करते हैं। सब प्रथम देखें तो राष्ट्रीय पार्टी देश में शक्तिशाली होता है और ये राष्ट्रीय मुद्दे से निपटता है। राष्ट्रीय पार्टी जो होती है देश में शक्तिशाली होता है और ये राष्ट्रीय मुद्दे से निपटती है। क्षेत्रीय दलों की शक्ति एक विशिष्ट क्षेत्र तक या राज्य तक ही सीमित होता है, यानी क्षेत्रीय दल जो होते हैं एक क्षेत्र तक ही सीमित होते हैं और क्षेत्रीय दलों द्वारा केवल एक विशिष्ट क्षेत्र के मुद्दे और मांगों पर ही चर्चा की जा सकती है। लेकिन नेशनल पार्टी जो है पूरे देश के जो है मुद्दों पर अपना विचार रख सकती है। राष्ट्रीय दलों की कार्रवाई क्षेत्रीय समस्या पर राष्ट्रीय मुद्दों को प्राथमिकता देती है, यानी राष्ट्रीय दलों की कार्रवाई जो होती है क्षेत्रीय समस्याओं पर जो है राष्ट्रीय मुद्दों को प्राथमिकता देती है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। और इवन देखिए तो क्षेत्रीय दलों का संचालन राज्य तक ही सीमित होती है। तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि राष्ट्रीय पार्टी जो है देश में शक्तिशाली होते हैं और राष्ट्रीय मुद्दे से निपटती हैं, और राष्ट्रीय पार्टी जो होती है दलों की कार्रवाई और क्षेत्रीय समस्याओं पर राष्ट्रीय मुद्दों को प्राथमिकता देती है। लेकिन क्षेत्रीय पार्टी जो होती है एक क्षेत्र के लिए होता है, एक विशिष्ट क्षेत्र होता है जिनकी समस्याओं और मांगों को जो है इस पर चर्चा करती है, और क्षेत्रीय दलों का संचालन राज्य तक ही सीमित रहती है। तो ये क्षेत्रीय और राष्ट्रीय दलों में कुछ अंतर है जो आपके समक्ष था। अब चलिए देखते हैं कि कौन पार्टी क्षेत्रीय पार्टी जो है नेशनल पार्टी का दर्जा हासिल कर सकता है। अब देखा जाए तो राष्ट्रीय पार्टी बनने के लिए क्षेत्रीय पार्टी को निम्नलिखित आवश्यकता पूरी करनी पड़ेगी, यानी कुछ शर्त है जो क्षेत्रीय पार्टी जो है नेशनल पार्टी का दर्जा हासिल कर सकता है। पहली बात तो यहाँ यही आता है, किसी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी बनने के लिए लोकसभा या 4 राज्यों के विधानसभा चुनावों में कुल वोटों का कम से कम 6% हासिल करना होगा, यानी 4 राज्यों के विधानसभा और लोकसभा के चुनावों में कम से कम 6% वोट हासिल करना होगा, और लोकसभा में कम से कम 4 सीटें जीतनी होगी, यानी लोकसभा में कम से कम 4 सीटों का जीतना से जो है वो राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा हासिल कर सकता है। एक पार्टी को क्षेत्रीय पार्टी बनने और कम से कम 2 सीटें जीतने के लिए विधायी चुनाव में कुल वोटों का कम से कम 6% प्राप्त करना होता है। तो समझ गए होंगे कि एक पार्टी को क्षेत्रीय पार्टी बनने के लिए कम से कम 2 सीटें जीतने के लिए विधायक चुनाव में कुल वोटों का कम से कम 6% प्राप्त करना होगा। अगर हम देखें तो राष्ट्रीय पार्टी के उदाहरण भाजपा, कांग्रेस और बसपा है। ये 3 जो है राष्ट्रीय पार्टी के अंतर्गत आता है। और क्षेत्रीय दलों की बात करें तो डीएमके है, तेलुगु देशम है। तो ये काफ़ी क्षेत्रीय पार्टी का एग्जाम्पल है जो आपके समक्ष प्रस्तुत किया गया। आप यहाँ पर जो है पार्टियों के बारे में समझ गए होंगे कि किन पार्टियों की राष्ट्रीय पार्टी क्या हो और क्षेत्रीय पार्टी क्या है, और क्षेत्रीय पार्टी को नेशनल पार्टी बनने के लिए क्या चीज़ों की आवश्यकता होती है, कौन सा शर्तों को पूरा करना पड़ता है। तो ये क्वेश्चन एग्जाम व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है। हमारा जो यहाँ पर अंतिम क्वेश्चन जो आया है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, और ये क्वेश्चन बताता है कि सूचना औद्योगिक और इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग के बहुआयामी पहलुओं का परीक्षण करें। यानी देखा जाए तो सूचना औद्योगिक और इलेक्ट्रॉनिक उद्योग को बहुआयामी पहलुओं को परीक्षण करना है कि इसका हमारे देश के लिए, हमारे जो है समाज के लिए कितना महत्वपूर्ण आज योगदान है। किसका? सूचना प्रौद्योगिकी का और इलेक्ट्रॉनिक उद्योग का। इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में ट्रांजिस्टर सेट से लेकर टेलीविज़न, टेलीफोन, सेलुलर,
टेलीकॉम, पेजर, टेलीफोन एक्सचेंज, रडार, कंप्यूटर, दूरसंचार उद्योग के लिए आवश्यक कई अन्य उपकरणों तक जो उत्पादों की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है। यानी जितना भी आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया यूज़ करते हो, उपयोग करते हो, सारे के सारे सूचना प्रौद्योगिकी और इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों से ही हमें प्राप्त होती है। तो देखा जाए तो इसका जो है आज क्षेत्र बहुत काफ़ी विस्तार हो चुका है। बेंगलोर भारत की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी के रूप में उभरा है। देखा जाए तो ये MCQ के अंतर्गत क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण रखता है कि कौन सा जो है राज्य भारत का इलेक्ट्रॉनिक राजधानी के रूप में उभरा है। तो बेंगलोर जो है भारत की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी के रूप में उभरा है। और कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक सामान के अन्य महत्वपूर्ण जो केंद्र हैं वो केंद्र है मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद, पुणे, चेन्नई, कोलकाता, लखनऊ और कैंटरबरी। ये सारे क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनिक के एक महत्वपूर्ण केंद्र बने हैं और इस केंद्र का जो है अपना एक महत्वपूर्ण स्थान है। और इन केंद्रों पर जो है इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान जो है काफ़ी सुविधापूर्वक बनाए जाते हैं और पूरे देश में जो है दिए जाते हैं, फैलाए जाते हैं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण केंद्र यहाँ बनते हैं। देखा जाए तो 18 सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क सॉफ्टवेयर विशेषज्ञों को जो है सिंगल विंडो सेवा और उच्च डाटा संचार सुविधा प्रदान करता है। कितने? 18 सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क। यहाँ पर देखा जाए भारत में कम से कम 18 सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क है जो लोगों को जो है सिंगल वीडियो सेवा और उच्च डाटा संचार सुविधा प्रदान करता है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस उद्योग का बड़ा प्रभाव रोजगार सृजन पर पड़ा है। देखा जाए तो इस उद्योग के कारण जो है बहुत से लोगों को रोजगार मिल गया है और ये उद्योग इसलिए महत्वपूर्ण बन गया है। यह जानना उत्साहवर्धक है कि इस क्षेत्र में कार्यरत 30% लोग महिलाएं हैं। यानी देखा जाए तो 70% पुरुष इसमें काम कर रहे हैं और 30% महिलाएं काम कर रही। चलिए, न कम से कम आधा से कहीं 30% ही महिलाओं का योगदान इस क्षेत्र में है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है और ये उत्साहवर्धक है। यह उद्योग अपने तेज़ी से बढ़ते बिजनेस प्रोसेस आउट प्रोसेसिंग यानी BPO क्षेत्र के कारण पिछले 2 या 3 वर्षों में एक प्रमुख विदेशी मुद्रा अर्जक रहा है। यानी देखा जाए तो इस उद्योग के कारण जो है भारत में कई मात्रा में जो है विदेशी मुद्रा भारत में आए हैं और इसके कारण भारत का अर्थव्यवस्था मजबूत भी हुआ है। तो देखा जाए तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ योगदान दिया है भारतीय मुद्राओं के अंतर्गत। कहते हैं हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर निरंतर वृद्धि भारत में IT उद्योग की सफलता की कुंजी है। तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण बात रखता है कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर ने निरंतर जो है वृद्धि भारत में IT उद्योग के लिए सफलता की कुंजी यहाँ पर रखी है। तो ये IT सेक्टर जो है आज के समय में काफ़ी महत्वपूर्ण है और आने वाले समय में इसका महत्व और भी बढ़ने वाला है। दोस्तों, इसी के साथ हमारा जो क्वेश्चन का यहाँ सिलसिला था क्वेश्चन पेपर का ख़त्म हो जाता है और ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन पेपर था जिसको त्रिपान स्टडी सेंटर ने यहाँ लाया है और ये काफ़ी महत्व रखता है। हर एक क्वेश्चन को अच्छे से समझिए, लिखिए। कहते हैं अगर इस क्वेश्चन है उनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन मैक्सिमम क्वेश्चन आने के जो है बोर्ड में संभावना है और हो सकते हैं, इसलिए इन क्वेश्चनों को अच्छे से पढ़िए। क्वेश्चन बेशकली घुमा दिया जाएगा लेकिन आंसर इसका यही रहेगा। कहते हैं त्रिपान स्टडी सेंटर हमेशा आपके लिए अच्छा से अच्छा करने की कोशिश करता है और ये हमेशा करता ही रहेगा, चाहे आप त्रिपान स्टडी सेंटर की बात मानो चाहे न मानो। त्रिपान स्टडी सेंटर आपके लिए हमेशा सक्षम रहेगा, हर समय कार्यरत रहेगा। अगर आपके भी मन में थोड़ा भी त्रिपान सेंटर के लिए रिस्पेक्ट है, अगर चाहते हो कि और भी आपके लिए अच्छा से अच्छा किया जाए तो इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि शेयर ही दूसरे बच्चों का केयर है। पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, पहली बार वीडियो देख रहे हो, समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है और चाहते हो कि और वीडियो आपको इसी प्रकार प्राप्त होता रहे, तो सोचना नहीं दोस्तों, समझना नहीं है, त्रिपान स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब करके मोबाइल में सेव करना है।